हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है और उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी आइडियल कंडीशंस होती हैं। इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझेंगे। जनरली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसके स्ट्रक्चर को हम टू डायरेक्शंस में ऑब्जर्व करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। उसको समझने के लिए हम लोग एक इमेज की हेल्प लेंगे। देखिए, ये है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेल डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो साइक्लोन है इसके सेंट्रल पार्ट में, ये साइक्लोन का सेंट्रल पार्ट है और सी सरफेस पर यहां पर लो प्रेशर, इंटेंसिव लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है और आउटर एरिया से सरफेस पर, सी सरफेस पर एयर की अट्रैक्शन होगी। जब एयर इस लो प्रेशर सेंटर की तरफ आएगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण उसमें डिफ्लेक्शन आएगा और उसके कारण ये लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ एयर रोटेट करेगी, सर्कुलेट करेगी। और जब ये सर्कुलेट करेगी तो ये अपवर्ड मूव भी करेगी, जिसके कारण एक साइक्लोन की डेवलपमेंट होगी। ये सारी चीजें मैंने इससे पहले वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है इसको बोला जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। इस लो प्रेशर एरिया पर एयर अट्रैक्ट होगी और ये सर्कुलेट करते हुए अपवर्ड मूव करेगी। और जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो इन द अपर पार्ट ऑफ द साइक्लोन ये जो एयर होगी ये सब डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी। जब ये डाइवर्ज करेगी तो जहां जहां पर एयर की कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, हैवियर हो जाएगी, तो एयर वहां पर डिसेंड करेगी। इस टाइप से एयर डिसेंड करेगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर। और जब ये एयर डिसेंड करेगी तो क्या होगा, जो सी सरफेस है उसके ऊपर कुछ बेल्ट्स डेवलप होंगी हाई प्रेशर की। तो जैसे यहां पर ये एयर डिसेंड की, इस एरिया में हाई प्रेशर डेवलप हो गया, इस एरिया में हाई प्रेशर डेवलप हो गया, तो यहां पर ये सारे के सारे हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। और जब किसी भी एरिया पर हाई प्रेशर डेवलप होता है तो वहां से एयर आउटवर्ड मूव करेगी, डाइवर्ज करेगी। और जब एयर डाइवर्ज करेगी तो दो हाई प्रेशर बेल्ट्स के बीच का जो एरिया होगा वहां पर एयर की कन्वर्जेंस भी होगी और वहां पर कन्वेक्शन की डेवलपमेंट भी होगी। तो यहां पर कन्वेक्शन की डेवलपमेंट होगी। जब ये एयर इस साइड मूव करेगी, यहां से एयर इस साइड मूव करेगी, तो यहां पर भी कन्वेक्शन की डेवलपमेंट होगी। इसी टाइप से ये एयर इस साइड मूव करेगी, यहां से सी सरफेस पर एयर इस साइड मूव करेगी, तो यहां पर भी कन्वेक्शन की डेवलपमेंट होगी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, जब एयर लो प्रेशर सेंटर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर सेंटर पर हाई टेम्परेचर है, इंटेंसिव लो प्रेशर है, तो एयर इस सेंटर की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होगी तो ये इसके चारों तरफ सर्कुलेट करेगी। तो ये एयर जो है लो प्रेशर सेंटर के तरफ चारों तरफ सर्कुलेट भी करती है और असेंड भी करती है। तो ये जो आई ऑफ द साइक्लोन है इसके चारों तरफ वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर क्या हो रहा है, इस एरिया में एयर की असेंडिंग हो रही है, सर्कुलेटिंग एयर की इस टाइप से असेंडिंग हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। मींस आई ऑफ द साइक्लोन के अराउंड जो कन्वेक्टिव जोन है जहां पर एयर अपवर्ड मूव कर रही है, स्ट्रोंगर कन्वेक्शन है, ये आई वॉल ऑफ द साइक्लोन है। उसके बाद फिर डिसेंडिंग एयर है, सिंकिंग एयर है, हाई प्रेशर बेल्ट होगी रिलेटिवली, फिर यहां पर कन्वेक्शंस डेवलप होंगे। तो ये कन्वेक्शंस भी इस पूरी बेल्ट में आप देख पा रहे हैं, इस पूरी बेल्ट में यहां पर कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट है। उसी टाइप से यहां पर इस पूरी बेल्ट में कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट है। और ये जो कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट है, इनके बीच वाले एरिया जो है, ये वाले जो एरियाज हैं, यहां पर रिलेटिवली हाई प्रेशर है और यहां से एयर इस साइड भी मूव कर रही है, इस साइड भी मूव कर रही है और दोनों तरफ कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में लो प्रेशर सेल है,
उसके चारों तरफ एयर सर्कुलेट कर रही है, आई वॉल है, फिर उसके चारों तरफ एयर सिंक कर रही है, एनुलर बेल्ट उसको बोलते हैं। फिर कन्वेक्शंस डेवलप होंगे, उसके बाद चारों तरफ उसको स्पाइरल बैंड बोलेंगे या रेन बैंड बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर एयर सिंक करेगी जिसको एनुलर बेल्ट बोलेंगे। फिर एयर अपवर्ड मूव करेगी, रेन बैंड और स्पाइरल बैंड बोलेंगे। इस टाइप से अल्टरनेटिवली सी सरफेस पर किसी एरिया में कन्वेक्शंस और उसके एडजेसेंट एरियाज में एयर की सिंकिंग हो रही है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो अराउंड 5 to 6 ये बेल्ट्स या बैंड्स डेवलप हो रही हैं। और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो आउटर पार्ट है वहां पर, जिसको हम पेरिफेरल पार्ट या पेरिफेरल बैंड बोलते हैं साइक्लोन का, वहां पर क्या है, वहां पर वीकर कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट होती है। अगर हम साइक्लोन की आई से मीन साइक्लोन के सेंट्रल पार्ट से अगर हम आउटवर्ड मूव करते हैं तो ये जो कन्वेक्शंस हैं इनकी जो हाइट है या इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इसके ये जितने भी बेल्ट्स हैं, बैंड्स हैं, इनके क्या क्या फीचर होंगे इन पर वन बाय वन बात करते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। पर्टिकुलरली आपको दो कंपोनेंट हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, आई ऑफ द साइक्लोन एंड आई वॉल ऑफ द साइक्लोन। इन दो के बारे में आपको क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, इसलिए इन दो को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो बाद वाले पार्ट है उनके रिगार्डिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो वन बाय वन करके इनके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। आई वॉल ऑफ द साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का सेंट्रल पार्ट होगा। यहां पर विंड स्पीड मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि जो लो प्रेशर सेंटर है वहां तक तो जो भी बाहर से एयर आएगी ना, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो विंड इस टाइप से आएगी, ये इस लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ मूव करेंगी। जो भी विंड्स आ रही हैं लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ मूव करेंगी इस टाइप से। तो ये जब लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ विंड्स मूव करेंगी तो आई ऑफ द साइक्लोन में तो जो एयर है, जो विंड्स है वो एंटर कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए क्या होगा, इसलिए आई ऑफ द साइक्लोन में जो विंड स्पीड है वो मिनिमम होती है। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो ज्यादा नहीं होगी। टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर हाईएस्ट होता है आई ऑफ द साइक्लोन में, इसलिए इंटेंस लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। तो लो प्रेशर लोवेस्ट होगा, टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। और जो आई ऑफ द साइक्लोन है यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाईएस्ट होगी। ह्यूमिडिटी आप लोग जानते हैं, जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो ह्यूमिडिटी है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब कि एयर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके रिलेशन में, उसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट एयर में वाटर है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताएगा। जैसे अगर पर क्यूबिक मीटर एयर 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एयर में 5 ग्राम्स ऑफ वाटर ही अवेलेबल है, तो ये जो टोटल एब्जॉर्प्शन था उसके रिस्पेक्ट में कितना हुआ, 50%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई 50%। लेकिन यहां पर आई ऑफ द साइक्लोन में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ओशन पर ये डेवलप होता है, इसलिए इवेपोरेशन भी हाई होगा और उसके कारण एयर में ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर काफी हाई होती है। इसके बाद जो एयर है आई ऑफ द साइक्लोन में ये डिसेंड करती है। मैंने आपको बताया भी था कि ये एयर इस टाइप से अपवर्ड मूव करेगी और जैसे जैसे इसकी कूलिंग होगी तो एयर आई ऑफ द साइक्लोन में डिसेंड भी करेगी। तो एयर डिसेंड करती है। जब एयर डिसेंड करती है तो आप लोग भी जानते हैं जैसे जैसे एयर नीचे की तरफ आएगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे एयर सी लेवल से अपवर्ड मूव करती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण इसमें कंडेंसेशन नहीं होगी। कंडेंसेशन नहीं होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगी।
इसलिए जो स्काई होगा इन द एरिया ऑफ आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्काई क्लियर होगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी इस एरिया में काफी ज्यादा होगी, रेनफॉल यहाँ पर नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो आई ऑफ द साइक्लोन है, इसके अराउंड आपने देखा होगा जो कॉन्वेक्शंस डेवलप होते हैं और जो एयर अपवर्ड मूव करती है सर्कुलेट करते हुए आई ऑफ द साइक्लोन के चारों तरफ, उसको बोला जाता है आई वॉल। जो आई वॉल होती है ये हाईएस्ट विंड स्पीड वाली बेल्ट होती है और नैरो बैंड होता है, ये मींस एयर एक नैरो बैंड में सर्कुलेट करते हुए अपवर्ड मूव करेगी। आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि विंड स्पीड हाईएस्ट कहां होगी ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो आई वॉल में ही विंड स्पीड हाईएस्ट होगी, क्योंकि विंड की स्पीड ज्यादा है, तेजी से विंड आई, तेजी से ऊपर उठी तो कंडेंसेशन भी तेजी से होगा। जो एयर है उसमें मॉइस्चर काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, जब ज्यादा मॉइस्ट एयर तेजी से ऊपर उठेगी तो थिकर एंड टोलर और डार्कर क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी। उन क्लाउड्स को बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप होते हैं तो उनमें लाइटनिंग एंड थंडरिंग भी होती है, इसलिए आप कह सकते हो कि इंटेंस थंडर स्टॉर्म्स और इंटेंस लाइटनिंग जो है आई वॉल के एरिया में होगी। और जब थंडरिंग और लाइटनिंग स्ट्रोंगर होती है तो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वायलेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन बोला जाता है। और आई वॉल का जो पार्ट है उसमें एयर जो है ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो आई वॉल है इसमें वायलेंट वर्टिकल मोशन ऑफ एयर होगा। और अगर तेजी से मॉइस्ट एयर अपवर्ड मूव करेगी, तेजी से कंडेंसेशन होगी, तो जो रेनफॉल है वो भी हैवीएस्ट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपको याद रखनी है, आई वॉल के रिगार्डिंग पूछी जाती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर में आई की प्रॉपर्टीज और आई वॉल की प्रॉपर्टीज ही जनरली पूछी जाते हैं। उसके बाद आई वॉल के बाद जो आउटवर्ड जब हम मूव करेंगे तो जो एक कन्वेक्टिव जोन होगी उसको बोला जाता है स्पाइरल बैंड। आई वॉल के चारों तरफ एयर सिंकिंग होगी और उसके बाद जब वो एयर आउटवर्ड मूव करेगी तो स्पाइरल बैंड्स की डेवलपमेंट होगी, वहां पर कन्वेक्टिव जोन्स डेवलप होंगी। और कन्वेक्शंस डेवलप होते हैं, मॉइस्ट एयर है तो एयर अपवर्ड मूव करेगी, इसलिए रेनफॉल होगी। तो जो स्पाइरल बैंड्स है दे आर आल्सो नोन एज रेन बैंड्स और फीडर बैंड्स। इनको फीडर बैंड्स इसलिए बोला जाता है कि ये जो स्पाइरल बैंड्स हैं इनमें क्या होता है, ये विंड की सप्लाई करने में टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन हेल्प करते हैं, इसलिए इनको फीडर बैंड भी बोला जा सकता है। यहां पर भी जो क्लाउड्स हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं और रेनफॉल हैवियर होती है। एक बार मैं बता देता हूं इनको फीडर बैंड्स क्यों बोला जाता है। देखिए ये स्पाइरल बैंड है, एक बार देखिए ये सारे स्पाइरल बैंड्स हैं, इनको फीडर बैंड्स क्यों बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यहां से एयर अपवर्ड मूव की तो फिर ये नीचे डिसेंड करेगी, जब ये नीचे डिसेंड करेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी जिसके कारण इस साइड भी कुछ एयर सप्लाई होगी। फिर यहाँ पर कन्वेक्शन की डेवलपमेंट होगी तो यहाँ कुछ एयर डिसेंड करेगी तो इस साइड कुछ एयर की सप्लाई होगी। तो ये एक तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके इंटीरियर में एयर सप्लाई करने का काम करता है, इसलिए भी इसको फीडर बैंड्स बोला जा सकता है। तो जनरली जो स्पाइरल बैंड्स होते हैं ये 2 to 3 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एनुलर बेल्ट। आपको मैंने बोला था जहां एयर सिंक करेगी वो एनुलर बेल्ट है, जहां पर एयर का कन्वेक्शंस डेवलप होंगे वो जनरली स्पाइरल बैंड्स हैं। तो एयर सिंकिंग होगी अराउंड स्पाइरल बैंड्स। जब एयर सिंक करेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसमें क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी या वहां पर कम क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो जो एनुलर बेल्ट्स हैं दे हैव लेस क्लाउड्स एंड लेस रेनफॉल और लिटिल रेनफॉल, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन कम है तो रेनफॉल भी कम होगी। उसके बाद है आउटर कन्वेक्टिव बेल्ट। ये
जो एनुलर बेल्ट है उसके चारों तरफ डेवलप होती है और जो सिंकिंग एयर होती है वो इसमें एयर सप्लाई करेगी, उसके कारण यहाँ पर कन्वेक्शंस की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो रिलेटिवली लोअर होगी जो आउटर कन्वेक्टिव बेल्ट होगी उसमें। जो आउटर मोस्ट पार्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का उसको बोलते हैं पेरिफेरल बेल्ट। ये आउटर मोस्ट लिमिट है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। इसमें जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती है जनरली दे आर वीक, क्योंकि मैंने बताया था जो सेंट्रल पार्ट है जो आई वॉल ऑफ द साइक्लोन है वहां से जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के आउटर पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो कन्वेक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूसली वीकर होती चली जाते हैं। तो पेरिफेरल बेल्ट पर वीक कन्वेक्टिव एक्टिविटी मिलेंगी, इसलिए वहां पर जो क्लाउड्स है वो भी ज्यादा डार्कर एंड थिकर नहीं होंगे, तो लेस क्लाउड्स वहां पर डेवलप होंगे जिनके कारण जो रेनफॉल है वो भी कम होगी, लोअर रेनफॉल होगी। और वर्टिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन को 3 लेयर्स या 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये लो प्रेशर एरिया है तो सी सरफेस से लेकर 3 किलोमीटर की हाइट तक, ये सी सरफेस है और ये 3 किलोमीटर की हाइट है, तो सी सरफेस से 3 किलोमीटर की हाइट तक सराउंडिंग एरिया से एयर का इनफ्लो होता है टुवर्ड्स लो प्रेशर सेंटर। तो इस इनफ्लो जोन को बोला जाता है इनफ्लो लेयर, और इसकी जो थिकनेस है सी लेवल से अराउंड 3 किलोमीटर तक होती है। विंड स्पीड यहाँ पर काफी हाई होती है, इसलिए इस एरिया में जो इनफ्लो लेयर है इस एरिया में क्या होगा, हाई विंड स्पीड और हायर टेम्परेचर के कारण इस एरिया में इवेपोरेशन काफी हाई होता है। जब एयर लो प्रेशर सेंटर की तरफ आती है तो वो तेजी से ऊपर भी उठती है सर्कुलेट करते हुए, इसलिए इस जोन में कंडेंसेशन भी फास्टर होगा और क्लाउड फॉर्मेशन भी इस एरिया में काफी ज्यादा होती है। उसके बाद जहां पर एयर कन्वर्ज करने के बाद अपवर्ड मूव करती है अराउंड लो प्रेशर सेंटर सर्कुलेट होते हुए, जब वो अपवर्ड मूव करती है तो वो है मिडल लेयर, और इसकी जो हाइट होती है वो 3 किलोमीटर टू 6 to 7 किलोमीटर होती है। तो इस लेयर को बोला जाता है मेन साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जो मिडल पार्ट है ये मेन साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इसमें जो एयर है वो लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ सर्कुलेट करते हुए अपवर्ड मूव करती है। और उसके बाद जो अपर पार्ट है वहां पर एयर क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अगर आप लोगों ने देखा हो जो इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसके डेवलपमेंट के लिए अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस होना भी जरूरी है। तो ये डाइवर्जेंस अपर एटमॉस्फेयर में होगा और ये होगा 6 to 7 किलोमीटर की हाइट से लेकर ट्रोपोपॉज तक का जो एरिया इसके बीच में एयर डाइवर्ज करती है, इसको अपर और आउटफ्लो लेयर बोला जाता है। तो वर्टिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो वेदर कंडीशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।